जय माता की मित्रों, इसी आश्रय योग की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। रज्जु और मुश्चल योग की बात हम लोग कर चुके हैं। रज्जु योग चर राशि में था, मुश्चल योग स्थिर राशि में था। और आज बात करते हैं नल योग की। नल योग बनता है द्विस्वभाव राशियों से। द्विस्वभाव राशि कौन सी हो गई? मिथुन, उसके बाद में कन्या, उसके बाद में धनु और उसके बाद में मीन। ये चार राशियां द्विस्वभाव हो गई। तो इन पाठों का मेरा लाने का केवल ये बताना ही कारण नहीं था। मेरा एक कारण एक और भी था। हालांकि पीछे के पाठों में मैंने बताया है, लेकिन बहुत से विद्वान नए जुड़े हैं और पीछे के पाठों का उन्होंने अध्ययन किया या नहीं किया, ये तो वो ही बता सकते हैं। तो कुछ चीजें जो नई बताऊं, उसमें मैं ऐसा भी कुछ जोड़ना चाहता था कि पिछला भी अध्ययन उस योग के साथ हो जाए और उस योग को पता करने में हम लोगों को एक साथ अध्ययन हो कि चर राशियां कौन सी है, स्थिर राशियां कौन सी है और द्विस्वभाव राशियां कौन सी है। तो जैसा कि पहले योग में मैंने बताया था, चर राशि तो मेष, कर्क, तुला, मकर चर राशि हो गई, 1, 4, 7, 10। दूसरा योग था स्थिर राशि का, जिसमें वृष, सिंह और वृश्चिक और आपका कुंभ, ये स्थिर राशि हो गई। अब द्विस्वभाव राशि है, जिसमें मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि। ये सब योग केवल इस योग के लिए हो ऐसा भी नहीं है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये लगन हम लोगों को बहुत जगह देखना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी कर्मकांड में विश्वास करते हैं, तो जब हम लोग कोई यात्रा करते हैं या कोई शादी विवाह होता है या कोई यज्ञ हवन वगैरह होता है या कोई पूजा पाठ से संबंधित कोई घर में कोई आयोजन होता है, कोई भी शुभ कार्य, तो उस समय लग्न जनरली हम लोग चर राशियों में लगन नहीं देखते। हम लोग कोशिश करते हैं, चाहे रामनवमी की पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे और भी कोई पूजा से संबंधित कोई काम घर में हो, यज्ञ हवन हो, तो हम लोग स्थिर लगन देखते हैं। क्यों? स्थिर लगन का महानता आदिकाल से चला आ रहा है। मतलब स्थिर लगन में किया हुआ कर्म स्थिर होता है, उसका फल अच्छा होता है, उससे स्थायित्व मिलता है और उससे जो शक्तियां उत्सर्जित होती है, जो पावर निकलता है उस किए हुए कर्म से, वो आपके घर में, आपके घर के वातावरण में या आपका जो पिंड है, आपका जो शरीर है, उसके अंदर बहुत समय तक स्थिर रहता है। इसीलिए स्थिर लगन देखा जाता है कि कहीं नई दुकान की ओपनिंग की है या नया घर का प्रवेश है तो स्थिर लगन देखते हैं। आप दुर्गा पूजा, नवरात्रा स्टार्ट करते हैं, तब भी आप उस दिन का स्थिर लगन देखते हैं। या जब समापन होता है और आपको हवन वगैरह करना है, समापन का नवरात्रा उठाना है अब आपको, तब भी स्थिर लगन देखते हैं। चर लगन मोस्ट प्रोबली केवल यात्रा में देखते हैं। यात्रा में शुभ बोल देते हैं, उसके अलावा बहुत कम कामों में चर लगन काम में आता है। और कौन कौन से काम में आता है वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन चर लगन के विषय में इतना ज्यादा कोई अच्छा बात नहीं बताया गया है। सबसे अच्छा बात स्थिर लगन के बारे में बताया गया है। उसके बाद में नंबर आता है द्विस्वभाव लगन, और चर लगन का सबसे अंत में नंबर आता है। तो लग्नों की अपनी महानता है कि पहले मैं राशियों के विषय में, भावों के विषय में कुछ ज्यादा पाठ मैंने नहीं दिए थे, थोड़े बहुत करके समझाए थे।
उस समय से मैं अभी तक नक्षत्रों में या मुहूर्त वगैरह में ही पार्ट दे रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि उनको अगर हम लोग समझ लें तो फिर लग्न, भाव, चर, स्थिर, योग, इनको समझना बहुत आसान होता है। तो अब धीरे धीरे करके उनमें भी आ रहा हूँ। इसीलिए मैं पहले आश्रय योग के ये 3 योग लेके आया था कि उसके साथ आपको चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि का भी पता चले, और उन लग्नों के अंदर जो काम होते हैं उनका जो महत्व होता है वो भी साथ साथ आपको पता चले। द्विस्वभाव राशि में जो 4 है, या लगन समझ लो आप, मतलब लग्न जो बनते हैं आपके, वो राशियों की वजह से बनते हैं, और राशियां 12 होती है। अब ये द्विस्वभाव राशि आपकी केंद्र त्रिकोण कहीं भी हो सकती है। मैंने मेष लगन लिया है, इसलिए ये आपके 3, 6, 8, 12 में आ गई। लेकिन अगर ये वृष लगन होता है तो ये अलग जगह में आएगी। तो ये कहाँ आएगी वो मैटर नहीं है, मैटर है द्विस्वभाव राशियों में सब ग्रह होने का। और सब ग्रह होंगे तभी ये तीनों योग स्थायी आपका इनका महत्व है, नहीं तो नहीं है। जैसे चर राशियों में सब ग्रह होने चाहिए, वैसे स्थिर राशियों में सब ग्रह होने चाहिए। ये दोनों मैं बता चुका हूँ। आज द्विस्वभाव राशि जितनी भी है वो कौन से भाव में है उसका कोई मैटर नहीं है, वो राशियों में सब ग्रह होने चाहिए, मैटर वही है केवल। अगर द्विस्वभाव राशियों में सब ग्रह है तो उनका फल भी बहुत अच्छा बताया जाता है कि इस नल योग में उत्पन्न जातक थोड़ा दीर्घाकार होता है और धन संग्रह करने वाला होता है, बहुत ही चालाक और चतुर होता है, बंधुओं का प्रिय, और रूप सुंदरता में थोड़ा अधिक होता है। अब सोचिए आप कि अगर किसी का मेष ही लगन हो, जो मैंने बैठाया हुआ है वही लगन हो, और जो दुख स्थान या मतलब दुष्ट स्थान जिनको बोला जाता है, ये 3, 6, 8, 12, अगर इनमें ही ग्रह बैठ जाए तो देखिए कैसा राजयोग बन रहा है यहाँ पे, कि न तो आपके केंद्र में कोई ग्रह है, न आपके त्रिकोण में कोई ग्रह है। पंचम और नवम और लगन सबसे अच्छे त्रिकोण होते हैं, और इसमें भी नवम को सबसे अच्छा त्रिकोण बताया जाता है। केवल जो गलत स्थान बताए जाते हैं वहां पे ग्रह है, उसके बावजूद देखिए कितना अच्छा राजयोग है। तो इसी में से एक जो बोला जाता है ना विपरीत राजयोग, वो भी इन्हीं में से निकलता है। अब आप विपरीत राजयोग या राजयोग, उसकी चर्चा हम लोग बाद के योगों में करेंगे। आज केवल द्विस्वभाव राशियों में बैठे हुए ग्रहों के योगों की चर्चा कर रहे हैं, जिसको आश्रय योग में नल योग बोल के नाम से स्थान दिया गया है। तो इनमें बैठे हुए ग्रह आपको जो फल देंगे, जिस हिसाब से देंगे, वो मैंने आपको बता दिया। कौन से लेवल तक ये फल आपको मिलेंगे, जो बोला गया है उतना ही मिलेगा, या उससे कम मिलेगा, या उससे ज़्यादा मिलेगा, ये आपके उस समय के लगन के अंश, ग्रहों के अंश और नक्षत्रों के योग पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा आपका बचपन का, आपका लालन पालन, आपके घर के और समाज के संस्कार, आपकी संगति पे बहुत कुछ डिपेंड करता है आने वाला समय। आप इसको इस तरह से समझे, जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी कुंडली है और जितने भी जातक हैं, लगन तो 12 ही है। और आपको सबको पता है पृथ्वी में या अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जब हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो सेम समय में कई बच्चे पैदा हो जाते हैं। सबका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर एक ही समय में कई बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनका लगन, उनका चंद्र, उनके नक्षत्र, उनके ग्रह सेम ही तो रहेंगे। तो फिर फलों में डिफरेंस क्यों आता है?
यहीं पे बातें होती है संस्कारों की। अब एक बच्चा बहुत अच्छा सुसंस्कारित परिवार में उसका लालन पालन हो रहा है, और एक बच्चा उस जगह लालन पालन हो रहा है जहां पैसे के अलावा कोई भी चीज का महत्व नहीं है। घर का प्रत्येक मेंबर एक दूसरे को लूटने खसोटने में लगा रहता है, क्योंकि सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसे वाला है, धनाढ्य परिवार है। क्या होगा उसका लालन पालन या उसके संस्कार क्या होंगे? और एक बच्चा केवल अपना ऐसा परिवार में गया जहां केवल रोजी रोटी की चिंता की जाती, बाकी कुछ भी नहीं देखा जाता है। अब तीनों के ग्रह सेम है, तीनों के लगन सेम है, तीनों के नक्षत्र सेम है, तीनों कैसे प्रोग्रेस करेंगे? अब देखिए, आगे चल के एक बच्चा प्रकांड विद्वान बना, ज्योतिष शास्त्र में समझ लो आप, या आप और कोई लाइन में समझ लो, आईआईटी समझ लो, आईआईएम समझ लो, डॉक्टर समझ लो, या वेद पाठी ब्राह्मण, या कोई अच्छा ज्ञान देने वाला इंसान, बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, उस लाइन में गया। और एक पैसे के पीछे जो भागने वाला था, या तो आने वाले समय में जब वो जवान हुआ उसका परिवार बिखर गया पैसे के लोभ की वजह से, और पैसे कमाने में संसाधनों का दुरुपयोग या चरित्र का दुरुपयोग इस तरह से हुआ कि हो सकता है डिपार्टमेंट की कोई रेड हुई, या कोई ऐसे ही केस में फंस के बर्बाद हो गए और वो फुटपाथ पे आ गए। अब उसके ग्रह भी सेम ही है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं पे कोई इज्जत नहीं, न खुद की, न समाज की, न घर की। और एक जो एकदम ही गरीब परिवार में पैदा हुआ, जो केवल अपने खाने पीने की चिंता करता है, लेकिन किसी का बुरा नहीं करता है, अपना मेहनत करके पेट भरता है, उसने भी प्रोग्रेस किया, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके अच्छी जगह सर्विस लग गया, और अपनी मेहनत से ही पेट भरता था, इसलिए एक संस्कार तो उसका बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि किसी के प्रति भी लालच की भावना, दूसरे के धन के प्रति उसके अंदर नहीं थी। तो उसके ग्रह उस तरह से उसके साथ एक्टिव हुए। अब आप समझिए कि संस्कारों का कितना बड़ा इफेक्ट होता है आदमी के जीवन में। ग्रह से संबंधित जब आप प्रिडिक्ट करो या समझो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जितने भी ग्रह पृथ्वी पे अपनी ऊर्जा या अपना पावर भेज रहे हैं, वो बिना किसी भेदभाव के भेज रहे हैं। उनकी ऊर्जा या पावर प्राकृतिक कारणों की वजह से कम बेशी हो सकती है, जैसे ग्रहण आ गया या कोई आंधी तूफान की वजह से, तो वो सब जगह सेम ही रहेगी। लेकिन आप उस समय क्या कर्म कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा आते समय यह आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप उसकी ऊर्जा को कितना ग्रहण कर रहे हैं। से सूर्य उदय के पहले से बाद तक, आधा घंटा तक आप सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड। आप मंगल से संबंधित कुकर्म कर रहे हैं या सत्कर्म कर रहे हैं। सुबह उठते ही अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, सुबह उठते ही एक दूसरे के प्रति दुर्भावना है, तो मंगल एक्टिव भी होता है और गलत तरीके से इफेक्ट भी करता है। और सुबह उठते ही आपके घर में अच्छे भाव है, पूजा पाठ है, थोड़ी देर मौन रहते हैं सब लोग, बिना मतलब की बातें नहीं करते हैं, तो फिर गुरु और सूर्य दोनों एक्टिव है। तो उसी हिसाब से फिर आप आगे बढ़ेंगे और उसी हिसाब से वो ग्रह आपको उस दिशा में लेके जाएंगे। तो उस तरह के ग्रह जब बैठते हैं और उस तरह से जब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, तब भी सही फलादेश की तरफ पहुंच सकते हैं। नहीं तो तीनों आदमी अगर ऑनलाइन आपको प्रिडिक्ट करने के लिए बोले तो आप तीनों का सेम ही करेंगे, लेकिन किसी एक को मिलेगा, दो को नहीं मिलेगा।
इसलिए ज़रूरी है कि आदमी फेस टू फेस मिले, आदमी के बारे में आपकी जानकारी हो, आप उसको या उसके परिवार को जाने, तब जन्म पत्री का प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। और अगर कोई उपाय भी बताना हो तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या इसके संस्कार है वो उपाय करने के। अगर नहीं है तो फिर उसको उतना ही कहना पड़ेगा, भाई हो सके तो भगवान के मंदिर में 2 मिनट जाया करो, बाकी उपाय नहीं बता के इतना ही बताना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उसके अंदर वो संस्कार डेवलप नहीं होंगे, गुरु एक्टिव नहीं होगा, तब तक वो उपाय नहीं करेगा। ये हकीकत है। किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सत्य यही है। जो पहले के टाइम में, आज भी बहुत से परिवारों में वैसे संस्कार प्रेजेंट है, लेकिन बहुतायत में जब उससे जस्ट अपोजिट हो गए तो ऐसे परिवारों से हम लोग ईर्ष्या या द्वेष रखने लग गए, या उनका हंसी मजाक उड़ाने लग गए, जो कि हम लोगों के कर्मों को तो गंदा करता ही है, हम लोगों के ग्रहों को भी डीएक्टिव करता है या उग्र करता है, खराब फल देने के लिए प्रेरित करता है उनको। तो आशा है मित्रों आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय माता की।